आज अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं जो अपन ना कल नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया या सेकंड पार्ट ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया अपन ने कल पढ़ा था। जनरल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थेटिक जो ड्रग होती है वो क्या होती है, उसका जो आपका पेशेंट के अंदर डिलीवर करने के मेथड क्या होते हैं, जिसके अंदर अपन ने ओपन और क्लोज्ड मेथड पढ़ा था। आइडियल जो एनेस्थेटिक होती है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, और अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था कल जनरल एनेस्थेटिक्स का। साथ में अपन ने देखा था जनरल एनेस्थीसिया की स्टेज। आज अपन एक बार जो क्लासिफिकेशन है वो आपका दोबारा देख लो। इनहेलेशनल के अंदर आती है दो टाइप की, गैसेज और लिक्विड। गैसेज के अंदर आती है नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड के अंदर आती है ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन और सेवोफ्लूरेन। ये आती है अपने लिक्विड्स के अंदर। फिर बात करते हैं अपन इंट्रावीनस की। इंट्रावीनस के अंदर टू टाइप्स की आती है, एक तो इंड्यूसिंग एजेंट, दूसरा स्लोअर एक्टिंग एजेंट या ड्रग्स। इंड्यूसिंग एजेंट के अंदर आती है थियोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोल, इटोमिडेट, यह आती है इंड्यूसिंग एजेंट। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स के अंदर आती है अपनी बेंजोडाइजेपिन्स, जिसके अंदर आती है डाइजिपाम, लोरेजेपेम, मिडाजोलेम। और डिसोसिएट एनेस्थेटिक्स के अंदर आती है कीटामीन, और ओपियोइड एनाल्जेसिया के अंदर आती है अपनी फेंटानिल। यह हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। अब आता हूँ नेक्स्ट पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पढ़ते हैं अपन, जिसके अंदर सबसे पहला आता है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, जिसके अपन ने दो टाइप देखे थे, गैसेज और लिक्विड। गैसेज के अंदर आया था अपना नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, इट इज ए कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ओडोरलेस, इसके अंदर कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं होती। हेवियर देन एयर, एयर से हेवी होती है। नॉन इन्फ्लेमेबल, ये इन्फ्लेमेबल नहीं होती है। गैस सप्लाई अंडर प्रेशर इन स्टील सिलेंडर, स्टील के सिलेंडर के अंदर ये भरी हुई होती है और वहीं से आपकी ये सप्लाई होती है। नॉन इरिटेटिंग बट लो पोटेंसी एनेस्थेटिक, ये नॉन इरिटेटिंग होती है बट लो पोटेंसी एनेस्थेटिक होती है, मतलब ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया देने के लिए। पोटेंसी कम है तो मतलब डोज ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट मेंटेन ऑन 70% O2। इस जो आप कैसे दी जाती है, इसका मिक्सर होता है। 70% तो N2O होता है, 30% आपका होता है इसके अंदर ऑक्सीजन एलोंग विथ मसल रिलैक्सेंट। ये क्या होती है, पूर मसल रिलैक्सेंट होती है, तो उसकी वजह से साथ में अदर मसल रिलैक्सेंट भी इसको ऐड की करना होता है। तो 70% N2O, 30% ऑक्सीजन, साथ में अदर मसल रिलैक्सेंट इसके अंदर दिया जाता है। N2O इज ए गुड एनाल्जेसिक, ये अच्छी एनाल्जेसिक होती है, मतलब पेन को अच्छा कम करेगी। इवन 20% प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, 20% इसका एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब ये अच्छी पोटेंट एनाल्जेसिक होती है। पुअर मसल रिलैक्सेंट, ये इसकी जो मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है वो पुअर होती है। नाइट्रस ऑक्साइड इज जनरली यूज टू कैरियर एडजुवेंट टू अदर एनेस्थेटिक, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड मेनली यूज किया जाता है अदर जो पोटेंट एनेस्थीसिया होता है उसको कैरी करने के लिए, उसके साथ में देने के लिए। जैसे मिक्सर ऑफ 70% N2O, 70% N2O, 25 से 30% ऑक्सीजन, और 0.2 से 2% आपकी अनोदर पोटेंट एनेस्थेटिक ड्रग, जिसके अंदर पोटेंसी जिसकी अच्छी होती है ना, उसकी 2% ही काफ़ी होती है, उसको आपके साथ में दिया जाता है। 70% N2O के साथ में देके आपका एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। तो इसको आपका N2O हैज़ बीन यूज्ड विथ O2 फॉर डेंटल एंड ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया। डेंटल और ऑब्स्टेट्रिक जो प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर भी अपने इसको यूज करते हैं, चीप एंड वेरी कॉमनली यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है अपना ईथर या डाईइथिल एथिल भी बोलते हैं इसको, डाईइथिल ईथर। इट इज ए हाईली वोलेटाइल लिक्विड प्रोड्यूस इरिटेटिंग वेपर, इसकी वजह से क्या होता है, इरिटेट वेपर प्रोड्यूस होती है, विच आर इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल होती है और एक्सप्लोजिव होती है। ईथर इज ए पोटेंट एनेस्थेटिक, ये पोटेंट एनेस्थेटिक होती है, मतलब कम डोज ही आपकी एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवा देती है। प्रोड्यूस गुड एनाल्जेसिया, और गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है। मार्क्ड मसल रिलैक्सेशन, और मसल रिलैक्सेशन भी इसका अच्छा होता है। बाय रिड्यूसिंग ACH आउटपुट फ्रॉम मोटा नर्व एंडिंग, मसल रिलैक्सेशन कैसे करती है आपको पता है, जो मोटा नर्व एंडिंग होती है वो ACH जब मस्कुरेनिक जो रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, उनसे बाइंड होती है, तब आपका मसल एक्शन पोटेंशियल होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये क्या होती है, उस जगह पे ACH रिलीज को इनिबिट कर देती है, उसकी वजह से क्या होती है, मसल रिलैक्स हो जाती है आपकी। इट इज हाईली सोल्यूबल इन ब्लड, इंडक्शन इज प्रोलॉन्ग एंड इनप्लीजेंट विथ स्ट्रगलिंग ब्रीथ होल्डिंग सलाइवेशन मार्क्ड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। एट्रोपिन मस्ट बी गिवन एज प्री मेडिकेशन। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपका जो एनेस्थेसिया
होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है, मतलब इसकी जो प्रोसीजर है वो लंबे टाइम तक चलती है। ऐसे 5-7 मिनट में पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसके साथ साथ में क्या होता है, पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे स्ट्रगलिंग, ब्रीथ होल्डिंग अनप्लीजेंट होती है। इसकी वजह से सेलाइवेशन और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेलाइवेशन और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन वगैरह कम करने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ में एट्रोपिन देते हैं प्री मेडिकेशन में। एट्रोपिन क्या करती है आपको पता है, एंटीकोलिनर्जिक होती है, और एंटीकोलिनर्जिक का काम होता है सेलाइवेशन और जो आपके सिक्रेशंस वगैरह है ना उनको कम करना, ताकि ये तो इन जो आपकी ईथर है वो तो सिक्रेशंस कम कर वो बढ़ाती है, और एट्रोपिन जैसे देते हैं अपन इसके साथ में प्री मेडिकेशन के रूप में, तो आपका सेलाइवेशन वगैरह वो कम रहता है और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन भी कम होता है। ईथर आजकल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये अनप्लीजेंट होता है और इन्फ्लेमेबल प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट आता है अपना हेलोथेन। नेक्स्ट आता है हेलोथेन। इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड विथ स्वीट ओडोर, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। स्वीट ओडोर होती है, इरिटेट नहीं करता और इन्फ्लेमेबल भी नहीं होता है। इंडक्शन इज क्विक एंड प्लीजेंट। जो आपका अनकॉन्शियस वाली स्टेज आती है वो जल्दी आ जाती है पेशेंट को, मतलब बेहोश जल्दी हो जाता है। इंडक्शन इज क्विक का मतलब होता है बेहोश जल्दी हो जाता है पेशेंट। एंड प्लीजेंट, और आपकी प्लीजेंट नेचर की होती है, आराम से पेशेंट कोई दिक्कत नहीं होती। पोटेंट एनेस्थेटिक होती है। फॉर इंडक्शन 2 से 4% एंड फॉर मेंटेनेंस 0.5 से 1% इज अचीव्ड। अपन को क्या होता है, यदि अब पेशेंट को बेहोशी की पीक लेवल तक पहुंचाने के लिए 2 से 4% ड्रग की जरूरत पड़ती है। मतलब इंडक्शन का मतलब होता है एक बार पेशेंट को अच्छे से बेहोश कर दिया ताकि सर्जरी हो सके, उसको तो बोलते हैं अपन इंडक्शन डोज। 2 से 4% की जरूरत पड़ती है। फिर उस वहीं पे उस आपकी जो लेवल है पेशेंट का ड्रग का, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए बाहर से कंटिन्यू मेंटेनेंस डोज दी जाती है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। यदि मेंटेनेंस डोज नहीं दे पेशेंट को अपन, तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है उसकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है प्लाज्मा के अंदर ड्रग की, और पेशेंट क्या होता है बीच में भी आपका कॉन्शियस हो सकता है। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए 0.5 से 1% आपकी मेंटेनेंस डोज दी जाती है। ये आपकी गुड एनाल्जेसिक नहीं होती है और मसल रिलैक्सेंट भी अच्छी नहीं होती है। मतलब नॉट ए गुड एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट, इसका मसल रिलैक्सेशन और एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टी है वो कम होती है। हेलोथिन कॉज डायरेक्ट डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बाय रिड्यूसिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। आपको पहले भी बताया था जब एंजाइना वाला आपने चैप्टर पढ़ा था, कैल्शियम यदि अंदर होता है सेल्स के अंदर, कैल्शियम का यदि ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। जबकि आपको पता है हेलोथिन क्या करता है, आपका जो इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है उसको कम कर देगा, तो कम कर देगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह सब कुछ कम हो जाएगी। तो मतलब ये आपका डिप्रेशन करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब हार्ट पे डिप्रेशन का काम करेगा ये। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करता है, इसकी वजह से डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रीथ इज शैलो एंड रैपिड, ब्रीदिंग वगैरह रेस्पिरेशन को ये डिप्रेस करता है। फेरिंजियल एंड लेरिंजियल रिफ्लेक्सेस आर एबोलिश्ड। जो फेरिंग्स और लेरिंग्स से जो रिफ्लेक्स होते हैं उसको भी कम करता है। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में कॉज रेयरली, इसकी वजह से मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है जिसके अंदर बीपी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है पेशेंट का, उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट आता है अपना पहला पढ़ लिया इनहेलेशनल, अब आता है अपना इंट्राविनस एनेस्थेटिक। इंट्राविनस के अंदर पहले आती है थियोपेंटोन सोडियम। इट इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थियोबार्बिचूरेट हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ए वेरी एल्केलाइन सॉल्यूशन विच मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रेशली बिफोर इंजेक्शन। ये क्या करती है आपकी सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, जब अपन इसको आईवी इंजेक्ट करने इंट्राविनसली दे रहे हो आप तो आईवी इंसर्ट करने से पहले या एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले इसको वाटर के अंदर घोल के प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उसको सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस इंटेंस पेन, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन में अकर्स। यदि वेसल से अंदर इंसर्ट करते टाइम या एडमिनिस्टर करते टाइम यदि बाहर निकल जाए ये ड्रग वेसल से, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेसेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सराउंडिंग टिश्यू है ना वेसल से जहाँ से ड्रग बाहर निकल गई, वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है उन टिश्यूज का, पेन हो सकता है पेशेंट को, और गैंग्रीन हो सकता है उस जगह पे। इसको इंजेक्टेड आईवी 3 से 5 mg पर केजी के हिसाब से, और 2.5% का सॉल्यूशन होता है इसका, उसको अपन इंजेक्ट करते हैं आईवीली। इट प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस इन 15 से 20 सेकेंड। तो जो आपकी ये डोज है वो आपकी पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है 15 से 20 सेकेंड के अंदर अंदर। थियोपेंटोन इज पोर एनाल्जेसिक, इसका जो एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टी होती है पोर होती है, वीक मसल रिलैक्सेंट, और मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी भी इसकी वीक होती है।
डज नॉट इरिटेट एयर पैसेज, ये इरिटेटिंग नहीं होती है, एयर पैसेज को इरिटेट नहीं करती है। एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं अपने, लेरिंजो स्पाज्म हो सकता है, जो लेरिंग्स है उसका स्पाज्म हो सकता है, शिवेरिंग जो ऐसे वाइब्रेटरी टाइप का मूवमेंट होने लगता था बॉडी के अंदर, मतलब फीवर वगैरह में कई बार होता है जैसे कंपन होता है ना, वाइब्रेशन होने लग जाता है, उसको बोलते हैं शिवेरिंग, ठंड लगने की वजह से जिस टाइप का होता है। डिलीरियम में अकर्स, ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है, डिलीरियम का मतलब होता है कन्फ्यूजन टाइप स्टेट, अकर्स ड्यूरिंग रिकवरी, रिकवरी के टाइम में। रिकवरी का मतलब होता है जब जैसे अब सर्जरी हो गई अपनी, अब धीरे धीरे वापस पेशेंट को होश में लाना होता है, पेशेंट होश में आता है, जिससे ड्रग का इफेक्ट कम होता है तो पेशेंट रिकवर होता है, उसको बोलते हैं रिकवरी फेज। पेन एंड रेस्टलेसनेस फील हो सकती है ड्यूरिंग रिकवरी, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। अब आता है अपना बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर इन एडिशन टू प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, बेंजोडाइजेपिन्स को अपन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में तो काम में लेते ही है, मतलब एनेस्थीसिया के पहले तो काम में लेते हैं, साथ में अपन इसको एनेस्थीसिया में भी काम में लेते हैं। ये क्या करती है आपकी इंड्यूसिंग, आपकी एनेस्थीसिया को एनेस्थीसिया करवाएगी, मेंटेनिंग उस एनेस्थीसिया को मेंटेन करके रखेगी, एंड सप्लीमेंटिंग एनेस्थीसिया, और जो आपका एनेस्थीसिया वगैरह के अंदर उसको अंदर यूज करते हैं अपन। डाइजिपाम को 0.2 से 0.5 mg पर केजी के हिसाब से स्लो अनडाइल्यूटेड इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं अपन, ड्रिप के अंदर, धीरे धीरे ड्रिप के अंदर उसको देते हैं। धीरे धीरे देने का काम ये होता है कि उसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो, एक साथ देने से क्या होता है, उसका एक्स्ट्रा वेसेशन हो सकता है या वेन्स का इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेन्स का इन्फ्लामेशन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो धीरे धीरे आईवी ड्रिप के अंदर इंजेक्ट करने से यह फायदा है कि पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, जब अपन एनेस्थीसिया दे रहे पेशेंट को उस टाइम क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट का, हाइपरकार्बिया, हाइपरकार्बिया का मतलब होता है पेशेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हाइपरकार्बिया। सेलाइवेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, आपको पता है कि ये ड्रग्स सिक्रेशंस बढ़ा देती है, तो सेलाइवेशन बढ़ा सकती है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बढ़ा सकती है। कार्डिक अरिथमिया हो सकता है। एसिस्टोल, एसिस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करें। फॉल इन बीपी, बीपी फॉल हो सकती है पेशेंट की। एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेशन का मतलब होता है जो खाना खाया अपने स्टोमक में जो मटेरियल है वो क्या करता है वापस से रिगर्जिटेट होके, या मतलब वो आपका वापस आके ट्रेकिया के अंदर जाना, उसको बोलते हैं एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। लेरिंजोस्पाज्म एंड एस्फाइक्सिया, लेरिंग्स का स्पाज्म, एस्फाइक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। डिलीरियम, आपको पता है कि ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है। कन्वल्जन, दौरे वगैरह आना पेशेंट को। फायर एंड एक्सप्लोजन, क्योंकि कई आपकी एनेस्थेटिक होती है वो एक्सप्लोजिव होती है तो उसकी वजह से फायर वगैरह के भी चांसेस हो जाते हैं। आफ्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। परसिस्टेंट सिडेशन, काफ़ी लंबे टाइम तक वो सिडेशन वाली स्टेट रह सकती है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हो सकता है। एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलेप्स ऑफ द लंग, लंग्स कोलेप्स हो सकते हैं। ऑर्गन टॉक्सिसिटीज हो सकती है जैसे लीवर किडनी डैमेज होना। नर्व पाल्सीज हो सकती है। डिलीरियम हो सकता है। कोग्निटिव डिफेक्ट, सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ सकता है तो उसको बोलते हैं कोग्निटिव डिफेक्ट। अब अपना है एक प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का मतलब होता है एनेस्थीसिया के पहले जो मेडिकेशन दी जाती है पेशेंट को। एनेस्थीसिया के पहले इसलिए दी जाती है जो आपका एनेस्थीसिया है वो अच्छा रहे, उसकी वजह से जो सीक्रेशंस वगैरह हो रहे हैं वो कम रहे, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं एनेस्थीसिया के टाइम में वो कम से कम रहे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया से के पहले मेडिकेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ ड्रग बिफोर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के पहले जो ड्रग यूज की जाती है उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। टू मेक इट मोर प्लीजेंट एंड सेफ, तो ये क्यों दी जाती है, आपका जो एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक जो ड्रग है या जो प्रोसीजर है उसको प्लीजेंट बनाने के लिए और सेफ बनाने के लिए। आपको पता है कुछ ड्रग आपकी एनेस्थेटिक होती है वो अनप्लीजेंट होती है, इरिटेटिंग होती है, तो उसको आपका प्लीजेंट बनाने के लिए जो ड्रग दी जाती है एनेस्थीसिया से पहले उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इसके एम क्या है, रिलीफ ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी को कम करना या ब्लॉक करना या रिड्यूस करना। टू फैसिलिटेट स्मूथ इंडक्शन, और जो बेहोशी वाली जो प्रोसेस है, अनकॉन्शियस वाली जो प्रोसेस है पेशेंट को अनकॉन्शियस कर रहे हैं वो स्मूथली हो बिना किसी इरिटेशन के।
एमनेसिया फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेंट्स, कुछ टाइम पहले कुछ टाइम बाद में पेशेंट को थोड़ी सी जो एमनेसिया वाली प्रोसेस है, मतलब थोड़ी सी जो मेमोरी लॉस टाइप की है उसके लिए, ताकि पेशेंट को एंजाइटी फील कम हो, पेन फील कम हो, उस टाइप से। सप्लीमेंट एनाल्जेसिक एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक, आपका एनाल्जेसिक एक्शन होता है एनेस्थेटिक्स का, उसको सप्लीमेंट करने के लिए या पोटेंशियल दे, उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए। साथ में क्या करता है, जैसे पहले कुछ एनाल्जेसिक ड्रग दे दी जाती है, ताकि जैसे कई पुअर एनाल्जेसिक होती है ना कई आपकी एनेस्थेटिक ड्रग्स, उसके साथ में क्या करती है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में आपकी एनाल्जेसिक ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसकी थोड़ी सी पोटेंसी बढ़ जाती है एज ए एनाल्जेसिक। डिक्रीज सिक्रेशन एंड वेगल स्टिमुलेशन, इसकी वजह से क्या होता है आपका जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है और जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है या जो भी अपने सेलाइवेशन है, लेक्रीमेशन है, ये कम करती है ये ड्रग्स, ताकि आपके कॉम्प्लिकेशन कम हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बढ़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है लंग्स के अंदर इन्फेक्शन वगैरह बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के अंदर भी डिस्टर्बेंस आता है, तो ये सब उसको कम करती है। एंटीमेटिक इफेक्ट देती है, एंटी मतलब वॉमिटिंग और नोजिया टाइप की जो सेंसेशन है ना, फीलिंग है, उसको कम करने का काम करेगी ये आपकी ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। डिक्रीज एसिडिटी, जो स्टोमक है उसके अंदर एसिडिटी को कम करेगी और गैस्ट्रिक जूस को भी कम करेगी, ताकि उसकी वजह से क्या होता है जो रिगर्जिटेशन हो रहा है, एस्पायरेशन हो रहा है आपका, वो कम हो। अपने देखा था एस्पायरेशन ऑफ फूड कंटेंट, तो वो आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसकी वजह से कम रहे। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एक तो आती है ओपियोइड्स, ओपियोइड्स के अंदर मॉर्फिन और पेप्टिडिन अपन यूज करते हैं 50 से 100 mg। वो क्या करती है पेशेंट की एंजाइटी या जो एप्रीहेंशन है, मतलब जो डर है कटने काटने का, मतलब सर्जरी का या वापस में होश आने का पेशेंट को रहता है, एंजाइटी टाइप या एप्रीहेंशन रहता है, डर रहता है कि किस टाइप की सर्जरी करेगा डॉक्टर, किस टाइप से मतलब होश आएगा कि नहीं आएगा अपन को, तो वो टाइप की फीलिंग है वो कम करती है आपकी ओपियोइड्स वगैरह। इसके साथ में ओपियोइड्स क्या होती है एनाल्जेसिया भी प्रोवाइड करता है, मतलब पेन वगैरह को कम करेगा, स्मूथली इंड्यूस करेगा आपका एनेस्थीसिया को, मतलब जो पेशेंट की अनकॉन्शियस की प्रोसेस है, जो बेहोश करने की प्रोसेस है, वो आराम से होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है अपना सीडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स। सीडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर आती है आपकी बेंजोडाइजेपिन्स एंड जैसे डाइजिपाम हो गई, लोरेजेपिम आ गई, ये अपन यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है एंजाइटी वगैरह कम होती है। प्रोमेथाजिन अपन यूज़ करते हैं 50 mg आईमी, आपको पता है ये एंटी स्टामिनिक होती है प्रोमेथाजिन, और जो उसका काम होता है सिडेशन। अपन ने जब एंटी स्टामिनिक पढ़ी थी उसके अंदर देखा था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स क्या होती है सिडेटिव होती थी, हाईली सिडेटिव, मॉडरेट, लो सिडेटिव, तो उसके अंदर आपकी प्रोमेथाजिन आई थी, तो उसका यही काम होता है सिडेशन करना। सिडेशन जैसे होता है उसकी वजह से क्या होता है आपका ये मूड स्विंग वगैरह ये नहीं होता है, आपकी एंजाइटी वगैरह कम रहती है। एंटीमेक्टिव इफेक्ट भी रखती है, मतलब वॉमिट वगैरह को भी सप्रेस करके रखती है। एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है, इसके अलावा ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी मतलब सिक्रेशंस वगैरह को कम करेगी। एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी का मतलब यही है ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम करना, आपके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन वगैरह कम करना, लेक्रीमेशन कम करना, सेलाइवेशन कम करना, तो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी रखती है। अब आती है एंटी कोलिनर्जिक्स, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में थर्ड नंबर आती है एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक के अंदर अपने पढ़ा था एट्रोपिन, हायोसिन वगैरह ये होती है, और एंटी कोलिनर्जिक को अपन ने ये भी देखा था कि वो सिक्रेशंस वगैरह कम करती है, तो जिसके अंदर सेलाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रेशंस को ये कम करने का काम करती है। अदर एग्जाम्पल इसका है ग्लाइकोपाइरोलेट। न्यूरोलेप्टिक्स इसके अंदर आती है क्लोरप्रोमाजिन जो 25 mg, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन 10 mg और हेलोपेरिडोल 2 से 4 mg अपन IM देंगे, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू ये ड्रग देते हैं। ये क्या करती है आपकी एंजाइटी को प्रिवेंट करती है। स्मूथन इंडक्शन मतलब जो अनकॉन्शियस वाले जो प्रोसेस होते हैं पेशेंट को बेहोश करने की जो प्रोसेस है वो स्मूथली होती है बिना किसी इरिटेशन के। एंड हैव एंटी इमेटिक इफेक्ट, इसके अलावा एंटी इमेटिक इफेक्ट भी रखती है, मतलब वॉमिट वगैरह को भी ये सप्रेस करके रखने का काम करती है। नेक्स्ट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के अंदर आता है अपना H2 ब्लॉकर्स, जैसे रेनिटिडिन जिसकी डोज देते हैं 150 mg और फेमोटिडिन ये 20 mg देंगे। ये क्या करती है आपकी गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करेगी, मतलब जो स्टोमक का जो मटेरियल है वो आपका वापस से इसोफेगस और ट्रेकिया के अंदर आने से रोकता है। एस्पायरेशन का मतलब होता है वो आपका जो फूड कंटेंट है जैसे इसोफेगस के अंदर वापस रिगर्जिट हो गया आपके स्टोमक से और फिर वो आपके ट्रेकिया के अंदर जाना, उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन
और रिगर्जिटेशन तो हो गया स्टोमक से वापस आना, और एस्पायरेशन मतलब वो ट्रेकिया वगैरह के अंदर जाना, तो उसकी वजह से न्यूमोनिया वगैरह हो सकता है। तो ये क्या करती है आपकी गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन को कम करती है बाय रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक जूस को कम करके। नेक्स्ट आती है एंटी इमेटिक्स, जिसके अंदर आती है मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ओंडेनसेट्रोन। ये क्या करती है आपकी एंटीमेटिक इफेक्ट रखती है, मतलब वॉमिट वगैरह को, वॉमिट जो सेंटर होता है वॉमिटिंग वाला उसको सप्रेस करके रखती है। नोजिया और वॉमिटिंग की जो फीलिंग है या वॉमिटिंग आती है उसको कम करने या ब्लॉक करने का या बंद करने का काम करेगी। ये हो गया अपना सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गए, और ये पूरा हो गया अपना चैप्टर जनरल एनेस्थेटिक्स।